हेलो बच्चों, ये एक्सप्रेस सॉल्यूशन 25 फरवरी को जो शिफ्ट 1 में मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। एंड जैसा मैंने पहले भी बोला है कि जो एक्चुअल और कंप्लीट सॉल्यूशन होगा जिसमें हम पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे लास्ट स्टेप तक, वो बेसिकली एक बार जब जेई का पेपर आ जाएगा उसके बाद ही करेंगे। अभी तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया उसलिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बेसिकली PYQ क्वेश्चन है। ये ऑलरेडी आ चुका है। x इज नथिंग बट, ये जो राइट हैंड साइड पे लिखा है ये एक GP लिखा है। अगर n का वैल्यू 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 रखोगे तो cos स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट 1/1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ऐसी जो दूसरे वाला टर्म हो गया दैट इज y इज नथिंग बट 1/1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव। एंड z इज नथिंग बट, इसमें जो कॉमन रेशो होगा ये भी GP है, तीनों GP लिखा हुआ है, और इसका जो कॉमन रेशो होगा वो 1/1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर फाइव निकाल सकते हैं। उसको यहाँ पे रख दिया क्योंकि जेड मेरे को चारों ऑप्शंस में जेड लेफ्ट हैंड साइड पे, तो केवल राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके एक्स वाई के टर्म्स में आंसर चाहिए तो वो आ जाएगा। पहला तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमने कई बार बताया है कि इसमें नोटिस करने वाली चीज़ क्या है। इस वाले केस में दोनों तरफ ए कॉमन वेक्टर है, तो हमने ए को कॉमन ले लिया एक तरफ लाके, तो ये हो जाएगा r माइनस सी क्रॉस ए बराबर 0। उसका मतलब क्या है कि ये दोनों कोलिनियर वेक्टर हो गया, तो पहला वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर हो जाएगा। तो मतलब r माइनस सी लैम्डा ए हो गया, सी को इधर ले आए तो ये हो गया। लैम्डा अननोन है तो r डॉट बी का वैल्यू 0 दे रखा है, तो इसका डॉट बी के साथ लिया तो लैम्डा का वैल्यू निकल आएगा। उसको बैक सब्स्टिट्यूट करके बाकी सब कुछ आ जाएगा। तीसरे वाले क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि लेट एफ एंड जी आर डिफाइंड फ्रॉम एन टू एन सच दैट एफ ऑफ एन प्लस वन बराबर एफ ऑफ एन प्लस वन बराबर एफ एन प्लस एफ ऑफ वन, और एन नेचुरल नंबर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे कि मान लिया हमने एन का वैल्यू 2 रख दिया, एन का वैल्यू मान लिया सॉरी यहाँ पे 1 रख दिया, तो f ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा f1 प्लस f ऑफ 1 दैट विल बी 2f1। ठीक है, f ऑफ 3 कितना हो जाएगा, इसमें अगर मैं n का वैल्यू 2 रख दूं तो f ऑफ 2 यहां से आ जाएगा 2f1 प्लस f1, तो दैट विल बी 3f1। ये ठीक है, दैट विल बी 3f1 एंड सो ऑन, ऐसे करके आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि इन जनरल f ऑफ n कितना हो जाएगा, f ऑफ 3 में बाहर 3 लिखा है, f ऑफ 2 में बाहर 2 लिखा है, तो f ऑफ n विल बी n टाइम्स f ऑफ 1, ये हो जाएगा। ठीक है, एंड इट इज डिफाइंड फ्रॉम n टू n। अब इसमें मेरे को ये बताने कि कौन सा ट्रू नहीं है। तो a ऑप्शन में क्या दे रखा है कि f इज 1 1, तो ऑफकोर्स तो इसमें n की कोई भी वैल्यू रखोगे, f1 कोई भी नंबर हो, ठीक है, ऑफकोर्स कोई नेचुरल नंबर ही होगा, तो यहाँ से दो वैल्यूज कभी भी इक्वल नहीं आएगा, तो f इज 1 1, ये बिल्कुल सही है। सेकंड बोला गया है अगर f ऑन टू है, ये ठीक है, अगर f ऑन टू है तो fx इज इक्वल टू x होगा। ठीक है, बेसिकली f ऑफ 1 कोई एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, अगर वो नेचुरल नंबर 1 नहीं है, मान लिया वो 2 है, तो यहां से कितना हो जाएगा 2n करके आएगा, मतलब केवल इवन आएंगे, ऑड वाले बच जाएंगे। तो उसका मतलब क्या है कि ऑन टू नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि रेंज के अंदर 1 3 5 ये सब नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए ये वाली बात भी सही है कि अगर इसको ऑन टू होना है तो f ऑफ 1 की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए। f ऑफ 1 की वैल्यू कुछ भी और हुआ, बिकॉज होगा तो इंटीजर ही, n टू n में डिफाइन है, कुछ भी और हुआ तो यहां से क्या होगा कि उसी का मल्टीपल आ जाएगा। जैसे मान लीजिए f1 का वैल्यू 5 हुआ तो ये 5n आ जाएगा, तो केवल 5 के मल्टीपल्स रेंज में आएंगे, बाकी कुछ आएगा नहीं, तो इसलिए दूसरा भी सही है। ठीक है, इसमें तीसरे बोला कि f ऑफ g इज 1 1 इफ g इज ऑन टू। उसने क्या बोला कि f ऑफ gx ये 1 1 होगा अगर g ऑन टू है। ये ठीक है, इस पे अभी हम आएंगे। फोर्थ में क्या बोला है, इफ f ऑफ g इज ऑन टू देन g इज ऑन टू। ठीक है, मतलब पहली बात तो अगर f ऑफ gx को ऑन टू होना है, ठीक है, तो पहली बात तो f ऑफ gx को हम यहां से कैसे लिख सकते हैं,
एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ एन इज नथिंग बट एन टाइम्स एफ ऑफ वन, तो एफ ऑफ जी एक्स विल बी जी एक्स टाइम्स एफ ऑफ वन। ठीक है, अब अगेन जी एक्स जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा वो सारी नेचुरल नंबर में प्रोड्यूस करेगा, पहली बात। तो अगर इसको ऑन टू होना है, इसको ऑन टू होना है, ठीक है, तो एफ ऑफ वन की वैल्यू तो पहली बात तो वन ही होना चाहिए, और उसके बाद जी एक्स शुड बी एबल टू टेक ऑल द वैल्यूज। ये ठीक है, जी एक्स के पास क्या ऑप्शन होना चाहिए कि वो सारी वैल्यू ले पाए, तो उसका मतलब क्या है, 4 भी सही है। तो थर्ड वाले में इफ एफ ऑफ जी इज 1 1 देन जी इज ऑन टू, उसने ये बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो यही गलत है। ठीक है, बाकी तीनों को वी हैव ऑलरेडी जस्टिफाइड। चलो फिर लेट्स मूव अहेड। आगे क्या है नेक्स्ट, इफ द कर्व दिस एंड दिस कट ऑर्थोगोनली देन, ये ठीक है, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमने लेक्चर्स में मिल जाएगा। अगर ये दोनों ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो मान लिया कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो x1 y1 है, तो एक तो याद जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन a प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b बराबर 1, x1 स्क्वायर अपॉन c प्लस y1 स्क्वायर अपॉन d इज इक्वल टू 1। दो रिलेशन तो यह आ गया। दूसरा इनको डिफ्रेंशिएट करो, और डिफ्रेंशिएट करके जो m1 m2 आएगा उसको -1 कर दो, 3 रिलेशन आ जाएंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो जैसे यहाँ से बेसिकली ऐसे आ जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी टाइम्स वाई डैश बराबर 0, तो m1 का वैल्यू आ जाएगा माइनस बी बाई ए x1 अपॉन y1। तो m1 m2 अगर -1 करोगे तो ऐसे आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर बराबर -1। अब इन दोनों को बस घटा दो, ये थोड़ा सा एक कैलकुलेशन का स्टेप है जो हमें क्वेश्चन को इजी बना देगा। घटा दो, यहाँ से बेसिकली x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, उसको यहाँ पे रख दिया तो हमारा रिलेशन आ जाएगा जो भी चाहिए। ठीक है, दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, किसी भी नोट्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि साइन 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा, ये ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा को ऐसे ले लिया, ये ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, एंड ऑफ कोर्स कॉस 2 थीटा 0 नहीं होना चाहिए। इसका तो सिंपल है, क्योंकि इसने ये लिमिट कर रखा है कि थीटा 0 से 2 पाई तक ही जा सकता है, तो जो 2 थीटा है वो 0 से 4 पाई तक जा सकता है। तो साइन 2 थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे वो दे सकते हैं। ठीक है, साइन 2 थीटा को एक मिनट के लिए मैंने अल्फा मान लिया, तो इसमें अल्फा 0 से 4 पाई तक जा सकता है, तो ये 2 पाई हो गया और ये 4 पाई हो गया। देख लिया ये पॉजिटिव कहाँ पे, नेगेटिव कहाँ पे, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो है वो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो जहाँ पे भी ये 0 हो रहा है वो वाले चीज़ हटाने पड़ेंगे। अल्टीमेटली क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अल्टीमेटली क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि साइन 2 थीटा पॉजिटिव होना चाहिए, कॉस 2 थीटा एक तो शुड नॉट बी -1 एंड 0, ये ठीक है, तो उसी की वजह से ये ऐसे वैल्यूज हटाए गए हैं। ठीक है, तो कर सकते हो अपने आप, दिस इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 वेयर ए बी सी आर ऑब्टेन्ड बाय रोलिंग द डाइस थ्राइस। अच्छा, ए बी सी मतलब आपने डाइस को रोल किया, जो भी नंबर आया वो a बोल दिया, फिर दोबारा रोल किया, b बोल दिया, c बोल दिया, ऐसे करके आए। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इक्वेशन इज इक्वल रूट्स। हमने क्लास में कराया था कि इसी तरह के क्वेश्चंस कराते हैं यूजुअली कि जिसमें रूट्स रियल हैं, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। इसने क्या किया, क्वेश्चन को छोटा कर दिया कैलकुलेशन कम करने के लिए कि रूट्स इक्वल हैं। रूट्स इक्वल होने का मतलब क्या है कि बी स्क्वायर बराबर 4ac हो गया। अब हमने देख लिया एक एक वैल्यू रख के कि अगर हमने b का वैल्यू 1 रखा तो 1 बराबर 4ac हो सकता है। a और c दोनों इंटीजर हैं, 1 और 6 के बीच में, तो हो ही नहीं सकता। अगर हमने b बराबर 2 रखा तो ये 4 हो गया, ये 4ac हो गया, यहाँ से ac कितना हो गया 1, वो हो सकता है बिल्कुल जब a बराबर c बराबर 1 हो जाए, तो एक केस हो गया। ठीक है, फिर अगर हमने b का वैल्यू देखो, ये 4ac जो है वो बेसिकली इवन नंबर होगा, तो b स्क्वायर को भी इवन होना पड़ेगा, मतलब b को इवन होना पड़ेगा। तो मेरे को ये चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, हम सीधा सीधा क्या चेक करते, b बराबर 2, 4 एंड 6। 4 में ये कितना हो जाता है 16, तो 4ac आ जाता है। उसमें a और c की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 4 1 हो सकती है, 1 4 हो सकती है, या फिर 2 2 हो सकती है। तो
तो ऐसे करके 3 केसेस आ गए। अगर ये 6 हो जाए तो 36, मतलब AC कितना हो जाता है 9 में केवल एक ही तरीका है एंड दैट इज 3 तो कितने केसेस बन गए 3 4 5 केसेस बन गए। ठीक है, तो 5/6 इंटू 6। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया 5/216। ठीक है, फेयरली सिंपल क्वेश्चन आई वुड से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट f इज ए पॉलिनोमियल ऑफ 6 डिग्री विद लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी। ठीक है, मतलब x रेज़ टू पावर 6 का कोफिशिएंट 1 हो गया fx एंड लिमिट दिस बराबर 1। अगर नीचे x क्यूब है, x 0 को जा रहा है, तो न्यूमरेटर में x क्यूब से छोटा टर्म कोई नहीं आ सकता, वरना ये वैल्यू इन्फिनिटी को चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही डोमिनेट करेगा। तो उसका मतलब क्या है कि fx के अंदर कांस्टेंट x और x स्क्वायर हो ही नहीं सकता, और x क्यूब का भी कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तभी लिमिट 1 आएगा। तो उससे मेरे को पता लगा कि x क्यूब का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब बीच में 5 एंड 4 ये 2 बच गए, तो 2 इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए। वो 2 इंफॉर्मेशन इसने प्रोवाइड कर रखा है कि 1 और -1 पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम आए। उसका मतलब क्या है कि f' 1 0 है एंड f' -1 0 है। तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करके x की जगह 1 रखा 0 कर दिया, -1 रखा 0 कर दिया, 2 इक्वेशन आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा, उसका जो भी चाहिए आ जाएगा अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, dy/dx डिफरेंशियल इक्वेशन है x² -4x + y + 8 अपॉन x - 2। तो x - 2 और ये देख के हमें समझ में आ गया कि x - 2 का होल स्क्वायर बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो उसके लिए 4 चाहिए होगा प्लस y + 4 अपॉन x - 2 dy/dx। कैलकुलेशन थोड़ा सा कम करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, y + 4 को y बोल दिया एंड x - 2 को x बोल दिया, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर x² + y अपॉन x। तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। dy/dx से न्यूमरेटर में एक जगह y है, तो इसको उधर ले जाओ बस। तो dy/dx माइनस y1/X बराबर x। ये ठीक है, इसके आगे हो जाएगा। इसके आगे इसको सॉल्व करो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, और कांस्टेंट निकालने के लिए उसने बता रखा है कि पासिस थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, ऑरिजिन से निकल आएगा, उसके बाद ऑप्शन उठा के रख लीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इज इक्वल टू दिस। ये ठीक है, fx बराबर mod 2x + 1। ठीक है, इन दोनों में ये फैक्टराइज हो जाएगा mod x + 2 x - 1 ऐसे करके। तो mod x + 2 यहाँ से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा mod x - 1 -3 ऐसे करके हो गया। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली ऐसे ही देखें, ये जो टर्म है ये -½ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बाकी दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको केवल कहाँ पे दिक्कत होगी, -½ पे। इसको केवल कहाँ पे दिक्कत होगी, -2 पे। इसको कहाँ पे दिक्कत होगी, क्योंकि ये पैराबोला तो ऐसे बनेगा, तो -2 और 1, तो -2 तो पहले से लिखा है 1, इन तीनों मतलब इन दोनों जगह ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल इस जगह होगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल इस जगह होगा। तो इसमें बेसिकली ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, इन जगह पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल ही होता है। ऐसे ही -½ पे क्या होगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल, बाकी दोनों डिफरेंशिएबल है, तो इन दोनों जगह पे पक्का नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। बट -2 पे क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन है, ये ठीक है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो। अगर -2 पे क्या हुआ, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, तो बस एक ही जगह दिक्कत आती है कि नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल को कुछ नहीं बोल सकते, वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उसमें डायरेक्टली नहीं बोल सकते। इसीलिए हमने क्या किया, इन दोनों को क्लब किया, ये आ गया। अब इसकी तरफ से कोई चिंता नहीं है, ये ठीक है। इसके ऊपर हमने थ्योरम लगा दिया जो होता है f × g वाला, केवल -2 की बात चलिए। -2 पे ये कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, ये ठीक है। -2 पे ये कॉन्टिन्यूस है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर इसकी वैल्यू -2 पे 0 हो जाए तो ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अदरवाइज नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो -2 रखने पे मेरे को दिख रहा है -2 -1 3 -3 0 हो गया, उसका मतलब क्या कि -2 पे डिफरेंशिएबल हो गया, तो केवल 2 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आएगा। तो दिस वाज अ बिट गुड क्वेश्चन फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे तो ये नोट्स में मिल ही जाएगा।
ठीक है, एक ये हो गया लिमिट एन स्टैंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1 प्लस, ऐसे लिखा है लिमिट एन स्टैंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 प्लस एंड सो ऑन 1/n अपॉन n स्क्वायर रेज टू पावर n। ये ठीक है। अब इसमें क्या है, न्यूमरेटर में जितने भी टर्म हैं वो सारे टर्म्स 1 से छोटे हैं। ठीक है, केवल इन टर्म्स की बात करें। अगर मैंने सबको 1 1 1 1 मान भी लिया तो जो n टर्म्स है उनका सम n आएगा, तो n अपॉन n स्क्वायर में नीचे n एक बच जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि शॉर्ट ये 0 को जा रहा है, तो ये पूरा 1 को जा रहा है, ये 1 को जा रहा है, ये इन्फिनिटी को जा रहा है, तो 1 का फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर यही क्वेश्चन था तो मेंस के हिसाब से ये बहुत टफ क्वेश्चन है। ये तो ठीक है, एडवांस में भी अगर हम प्रॉपर सोल्यूशन निकालने बैठेंगे तो इट इज़ ए वेरी टफ क्वेश्चन। ठीक है, मतलब टफ क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा ये। तो जो इसका मैं प्रॉपर सोल्यूशन है दैट आई विल गिव जब एक बार जेई अपना पेपर दे देगा। अभी तो हम क्या करेंगे, अगर ऑप्शंस ये हैं तो मैं ऑप्शन से डायरेक्टली आंसर बता सकता हूँ, क्योंकि देखो n इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये नंबर हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 1 में कुछ पॉजिटिव जोड़ा है, भले ही वो कितना भी छोटा जोड़ा है 1 से तो बड़ा ही होगा। तो 1 से बड़ा रेज टू पावर इन्फिनिटी कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा। मतलब 1 से कोई बड़ा नंबर है 1.000001 है, अब उसको मैं उसी में मल्टीप्लाई करता चला जाऊं तो आंसर कभी भी क्या होगा, 1 से छोटा थोड़ा ना हो जाएगा, 1 को क्रॉस कैसे कर जाएगा। हाँ, अगर ये नेगेटिव वेगेटिव होता तब तो हम सोच सकते थे कि इधर उधर हो सकता था, बट आंसर 1 से छोटा नहीं होगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये आंसर है। तो हो सकता है कि अगर ऑप्शंस यही थे, अगर ऑप्शंस यही थे तो फिर ऐसा हो सकता है कि हमें ऑब्जेक्टिव मतलब मेंस में तो इजी क्वेश्चंस वो करते हैं एक्सपेक्ट, तो ये हमें ऑप्शंस की तरफ से पकड़ने के लिए दे रखा होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन द डायरेक्शन टू लाइन सेटिस्फाई दिस एंड दिस एंड एंगल बिटवीन देम। ये बेसिकली क्वेश्चन हर जगह कराते हैं, जैसे 3D पढ़ाते हैं ना, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि ये हो गया। तीसरा इक्वेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1, डायरेक्शन रेशियो है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को यहाँ पे एन स्क्वायर रख दिया, तो एन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, हाफ एन बराबर प्लस माइनस 1/√2। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर इसको मैं स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2LM बराबर एन स्क्वायर। प्लस 2LM। हाँ, अब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू एन स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो गया, तो L इंटू एम 0 हो गया, तो मतलब सिमेट्री से एक तो 0 हो गई होगा। ठीक है, तो अगर L 0 है तो L 0 हो गया, M बराबर N हो गया। ठीक है, तो यहाँ से M बराबर N हो गया, तो L अगर 0 है तो ये हो जाएगा 1/√2 और या फिर 0 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 ऐसे हो जाएगा। और हाँ, वरना फिर एक बार m 0 कर दो तो वो 0 बीच में आएगा सिमेट्री से, तो फिर ये डायरेक्शन और वो डायरेक्शन एक ही बात है। अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालो, वो आ जाएगा आंसर आराम से। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट P ऑन ए टावर। ठीक है, ये P टावर पे है, ऑफ हाइट h, ये भी ठीक है। द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ टू द ग्राउंड एट A एंड Q इज 30 एंड 45। तो 30 एंड 45, 30 वाला दूर होगा तो 30 वाला A पे है और ये Q है, तो ये 45 हो गया, ये 30 हो गया। चलो ठीक है, रेस्पेक्टिवली। हाँ ठीक है। टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस AQ, ये ठीक है, ये मान लिया डिस्टेंस x है, इस 20 सेकेंड, कुछ भी अब इसमें ये मेंशन ही कौन टाइम कवर कर रहा है। फाइंड द टाइम टू कवर डिस्टेंस QB। अब इसमें कहीं B तो बोला नहीं, तो मोस्ट वाली यही B होगा क्योंकि यही पॉइंट बचा है। तो बेसिकली बस मेरे को इन दोनों का रेशो निकालना है। इसका मतलब ये, अगर इसको कवर करने में 20 सेकेंड लग रहा है तो ये रेशो निकालना है कि कितना डिस्टेंस है। तो कुछ भी नहीं, y मान लिया, इसमें और इसमें tan थीटा निकालो और h को एलिमिनेट कर दो, अपने आप x और y में रिलेशन आ जाएगा। वहाँ से निकाल सकते हैं कि मान लिया अगर y इसका डबल आ गया तो डबल टाइम लगेगा, सीधा सा। 1/3 आ गया तो 1/3 टाइम लगेगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाँ भाई, आगे कितना हो गया। लेट f(x) इज डिफाइंड इन 1 to 2, रोज थ्योरम इज अप्लाइड ऑन 1 to 2। तो उसका मतलब क्या है कि f1 बराबर f2, एक रिलेशन आ गया। a और b दो अननोन है,
एंड सच दैट एफ डैश 4/3 इज 0। तो दूसरा रिलेशन आ गया, एफ डैश 4/3 इज 0, मतलब डिफ्रेंशिएट करो उसमें 4/3 रख के, तो दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व हो जाएंगे, ए और बी आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचा इसमें। ठीक है, फिर इसने क्या बोला कि हैज़ इनफाइनाइट सोल्यूशन, ये वही आ गया जो कल भी आया था, 2y + 3z = 4 और x - y - z = 5, 10x - y - 2z = 9, हैज़ इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो सबसे पहली बार तो k 2 3 1 -1 -1 10 -1 -2 ये 0 होना चाहिए। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, बस खत्म। ठीक, अगर उसने बोला है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड k, तो अगर हमने इसके मॉड को 0 किया तो बेसिकली या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा या नो सोल्यूशन आएगा, तो मेरे को नो सोल्यूशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर उसने बोला इनफाइनाइट सोल्यूशन मॉड k की वैल्यू पूछी तो आई रही होगी। आगे चलते हैं, y = sin x and cos x intersect at many points if area enclosed by them between two consecutive point of intersection is a, then a⁴। ये ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में ये एरिया हो गया, ये हो गया 3π/4, सॉरी 3π/4 नहीं, 5π/4, और ये हो गया π/4। तो अपर माइनस लोअर को कर लो भाई, sin x माइनस cos x को इंटीग्रेट कर लिया बिटवीन π/4 से 3π/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे आई विल कम अभी। लेट दिस क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। तो उसका मतलब क्या है कि ऐसे होगा तो d <0 होगा, d <0 करो तो k में एक इनइक्वालिटी आ जाएगी, उसको सॉल्व कर लो, फिर इंटीग्रल वैल्यू ढूंढ लो। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं। द चांस दैट ए मिसाइल इज इंटरसेप्टेड इज 1/3, मतलब एक ने मिसाइल छोड़ा, उसको हमने रोक लिया, इसकी प्रॉबिलिटी 1/3 है, नहीं रोक पाए इसकी प्रॉबिलिटी 2/3 है। अच्छा, नहीं रोका, उसके बाद भी ये टारगेट को हिट करेगा, इस बात की प्रॉबिलिटी 3/4 है। ये ठीक है, मतलब चाइनीज मिसाइल है, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। तो द प्रॉबिलिटी दैट ऑल 3 मिसाइल हिट द टारगेट, उसका मतलब क्या है कि ये बोला कि 3 मिसाइल हमने छोड़ा, तीनों टारगेट हिट करेगा, इसकी क्या प्रॉबिलिटी है। तो पहली बात तो एक मिसाइल की बात कर लेते हैं, वही 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना मतलब उसी का दिस इंटू दिस हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो एक मिसाइल छोड़ा, पहली बार तो वो इंटरसेप्ट नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ 2/3, फिर हिट करना चाहिए, हिट करे 3/4 का होल क्यूब, तो ये हाफ आ गया, तो आंसर कितना हो गया 1/8। ठीक है। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, उसमें किसी बच्चे ने तो ऐसे बोला है और किसी बच्चे ने z(x, y), ये सर्कुलेंट है बेसिकली, तो इसका जो मॉड होता है वो हमने बोला था कि ऐसे होता है 3xyz माइनस सिग्मा x³, ये होता है सर्कुलेंट का मॉड। पहले तो एक बच्चे ने ये भी बोला था कि दिस बराबर i है, तो अगर ऐसा है तो हमने दोनों तरफ मॉड लिया, तो मॉड 1 हो जाएगा, यहाँ से मॉड a 1 हो जाएगा, तो मतलब ये 1 हो गया। तो 1 = 3 इंटू xyz का वैल्यू कितना दे रखा है 2 माइनस सिग्मा x³, तो यहाँ से सिग्मा x³ कितना हो गया, 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, तब तो आंसर ये हो गया। ठीक है, अगर ये दे रखा है इफ ठीक है, और बस इसमें एक दिक्कत क्या है कि फिर हमने ये क्यों दे रखा है, ये तो कहीं यूज ही नहीं हुआ, एक तो ये हो गया। अगर क्वेश्चन यही है कि a² ही दे रखा है, ये ठीक है, ऑल्ट क्वेश्चन, अगर a² ही दे रखा है, ठीक है, तो फिर a² बराबर i में क्या होगा, a² निकालेंगे तो वो ऐसे आ जाएगा, सिग्मा x² सिग्मा xy सिग्मा xy सिग्मा xy सिग्मा xy सिग्मा x² सिग्मा xy सिग्मा x² सिग्मा xy बराबर i के बराबर निकालेंगे तो 0 1 0 0 0 1 ऐसे करके आएगा। ठीक है, अब इससे कंपेयर करने पे सिग्मा x² कितना हो जाएगा 1, सिग्मा xy कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। उसने क्या बताया, xyz कितना है 2, सिग्मा x² कितना हो जाएगा, ओके
ओके, कहाँ गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना हो गया 1, ये ठीक है, और सिग्मा एक्स वाई कितना हो गया 0, ये हो गया। और उसने बोला कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना है पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मान लिया मैंने एक इक्वेशन लिखा जिसके रूट्स x y z हैं, तो वो इक्वेशन कितना हो जाएगा। अच्छा, हम ऐसे कर सकते हैं कि अपनी तरफ से ये कंसीडर किया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा एक्स वाई। अब ये 0 है और ये 1 है, तो सिग्मा x कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1, तो सिग्मा x कितना हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि उसने बोला कि एक्स वाई सिग्मा एक्स उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि पॉजिटिव है, तो इस बार तो इसका यूज हो गया। अगर ऑप्शन में ए स्क्वायर बराबर आई दे रखा है तो ये ठीक है। अब यहां से हमने क्या बोला कि हमने एक क्यूबिक बनाया मान लिया टी में जिसके रूट्स एक्स वाई जेड है, तो सम ऑफ द रूट्स ये लिखा हुआ है तो माइनस ये आ गया, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम 0 है तो टी आएगा ही नहीं, 3 एट ए टाइम ये है तो -2 बराबर 0, तो इसके रूट्स एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो यहां से व्हाट आई कैन डू कि मान लिया एक्स क्यूब बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर बराबर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 जोड़ दिया, तो सिग्मा एक्स क्यूब कितना आ गया सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो यहां से आंसर कितना आ रहा है 7, ठीक है। अभी इसमें और भी दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है कि देखो अगर सिग्मा एक्स स्क्वायर 1 के बराबर है एंड अगर एक्स वाई जेड रियल है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है मोस्ट वाली, डेटा सही से दिया नहीं है। सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 है तो उसका मतलब क्या है कि और एक्स वाई जेड अगर रियल है तभी बात करें, अगर रियल है तो एक्स वाई जेड में से कोई भी किसी का भी मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा नहीं हो सकता, किसी का भी मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। 1 है, नॉन नेगेटिव प्लस नॉन नेगेटिव प्लस नॉन नेगेटिव 1 कैसे हो जाएगा, ठीक है। अब अगर किसका भी मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा नहीं हो सकता तो फिर ये 7 कैसे हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है। तो हो सकता है कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, खैर देखेंगे। अब चलते हैं हम तो आगे। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 100 to 1000 यूजिंग द डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाई 3 और बाई 5, मतलब उसने कहा 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर आएंगे। पहली बात तो ये रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 डिजिट यूज़ करने एंड विच आर डिविजिबल बाई 3 और 5, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबर जो डिविजिबल बाई 3 हैं प्लस नंबर जो डिविजिबल बाई 5 हैं माइनस नंबर जो डिविजिबल बाई 15 है वो घटा देंगे, क्योंकि 15 से डिविजिबल वाले नंबर दोनों तरफ जुड़ जाएंगे। अच्छा, 5 से डिविजिबिलिटी के लिए बहुत आसान चीज़ है कि यहाँ तो 5 ही होना चाहिए ये काउंट करने के लिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 में लास्ट 5 ही होना चाहिए। इन दोनों को इन चारों से भर सकते हैं, तो इसको भरने का 4 तरीका 3 तरीका, तो ये तो बेसिकली कितना हो गया 12, ये ठीक है। और 15 से डिविजिबल नंबर सीधा सीधा दिख जाएगा कि 100 से लेके 1000 तक 15 के कितने मल्टीपल हैं वो काउंट हो जाएंगे ऐसे ही। सॉरी, 15 से डिविजिबल होने के लिए, हाँ सॉरी 15 से डिविजिबल होने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, क्योंकि केवल यही डिजिट है ना, तो लास्ट वाला तो 5 होगा ही होगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि ये पूरा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा, उससे पहले मैं इस पर आ जाता हूँ, ये थोड़ा सा ईजी पड़ेगा समझाना कि 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब इनका सम निकालो तो देखो 2 और 1 3 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 5 4 3 से डिविजिबल, तो जो पांचों डिजिट का सम है वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। पांचों डिजिट को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 और 4 3k प्लस 1 टाइप है, और 2 और 5 3k प्लस 2 टाइप है, और 3 जो है वो 3k टाइप है। तो इन 5 में से मेरे को 3 डिजिट लेने हैं जिनका सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल हो। इन पांचों का भी सम 3 से डिविजिबल है। 3 डिजिट जो मेरे को चाहिए उनका सम भी 3 से डिविजिबल है, तो मतलब जो 2 डिजिट हमने छोड़े उनका सम भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जो 2 डिजिट छोड़ेंगे हम वो दोनों यहां से नहीं छोड़ सकते, इनका सम 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो एक यहां से एक यहां से, ठीक है। तो यहां से अगर हमने एक उठाया 1 और 4 में से किसी भी एक को छोड़ दिया तो 2 तरीके,
यहाँ से 2 तरीके, उसके बाद एक डिजिट यहाँ से आ गया, एक डिजिट यहाँ से आ गया और एक डिजिट यहाँ से, उसको कैसे भी रख लो 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा 24 + 12, ठीक है, माइनस, हाँ तो अब हमने क्या बोला कि अगर मेरे को 15 से डिविजिबल चाहिए तो ये तो 5 फिक्स हो ही गया, मतलब यहाँ से हमने 5 तो उठा ही लिया, ठीक है। 1 और 4 उठाने के मेरे पास 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन इनटू 3 और 1 ऐसे और ऐसे कैसे भी रख सकते हैं, फिर 2 ऑप्शन हो गया, तो -4, यही आंसर हो गया, ठीक है। हाँ 32 आ भी रहा है। इमेज ऑफ दिस इन द लाइन दिस, सीधा सीधा फॉर्मूला है कि 3,5 का इमेज चाहिए तो हम ऐसे लिखेंगे x - 3 अपॉन, इसको लिख लिया x - y + 1 बराबर 0, 1 बराबर y - 5 अपॉन -1 बराबर माइनस, इमेज चाहिए तो ट्वाइस ऑफ 3 5 रख दिया इसमें, 3 5, 3 - 5 + 1/a² + b²। तो यहाँ से y निकालो, यहाँ से x निकालो, वही पॉइंट हो जाएगा, वेरी सिंपल। इफ a, ये ठीक है, अब ये वाला ले लेते हैं, इफ a implies b implies a, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब क्या है कि b implies a implies not a, ये ठीक है, इन दोनों को पलट दिया और उसके आगे निगेशन लगा दिया, तो मेरे को ये निकालना है, ठीक है। अब ये देख लो कि किसके साथ मैच कर रहा है इसमें आराम से, ठीक है। जैसे B, इसका मतलब क्या होता है, नॉट B यूनियन A, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, इसका भी नॉट यूनियन ये, नॉट A, तो ये नॉट नॉट चला गया, केवल इतना बचा, यूनियन ये बचा, ठीक है। तो वेरी सिंपल, मतलब इसको हम सेट थ्योरी से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर आगे, कंसीडर द पैराबोला दिस इफ टेंजेंट टू द पैराबोला इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, ये ठीक है, तो इसका स्लोप कितना हो गया -2, तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो कितना हो जाएगा हाफ, और डज नॉट लाई ऑन द टेंजेंट, तो y बराबर mx + a/n। अब इसका वैल्यू हो गया 6/4, m का वैल्यू हो गया हाफ, यहाँ रखो, फिर पॉइंट रख के देख लिया कौन सेटिस्फाई करे, वेरी सिंपल, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, अब समझ i बराबर -1 से 1 तक x² e⁻⁴ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x³ dx। ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाना पड़ेगा, और ये हटाने के लिए मेरे को पता होना चाहिए कि इंटीजर कहाँ पे, तो मतलब ये इंटीजर कहाँ पे हो रहा है, तो -1 और 1 के बीच में लकीली केवल 0 पे इंटीजर हो रहा है, तो 0 पे तो क्या हो जाएगा, ये -1 से 0 तक इसकी जो वैल्यू है वो -1 ही रहेगी, तो ये हो जाएगा x² × e⁻⁻1 dx प्लस 0 और 1 के बीच में ये 0 से 1 तक जाएगा, उसका इंटीग्रल पार्ट 0 होगा, तो x² e⁻⁴ dx, ये 1 हो गया, ये 1/e हो गया विच इज़ कांस्टेंट, सीधा इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है, कुछ भी नहीं है। a बराबर दिस, तो i + a कितना हो जाएगा, जोड़ दिया 1 tan θ/2 और -tan θ/2 1, ये हो जाएगा। i - a क्या हो जाएगा, i मतलब 1 1 तो ये हो गया, और इसके आगे माइनस लगा दिया, तो -10 + 10, ये ठीक है, उसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लिया तो यही आ गया वापस, ठीक है। अब कर लो उसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसके बराबर कर दो, तो अपने आप a और b में रिलेशन आ जाएगा, उसको उठा के रखो, आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, L1 उसने क्या बोला है कि L1 एक लाइन है, L2 एक लाइन है, इफ L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट A, मतलब ये A पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड ए सर्किल इज ड्रॉन विद सेंटर A एंड टचिंग द लाइन दिस, देन रेडियस ऑफ द सर्किल इज, तो एक सर्किल ड्रॉ किया गया है जो तीसरी लाइन को टच कर रहा है, तो उसका रेडियस क्या हो गया, तो सीधा सीधा L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मेरे को लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए L3 के ऊपर, ठीक है। तो तुम क्या करो, सीधा सीधा हम कोऑर्डिनेट में चले जाते हैं, कॉम्प्लेक्स को गोली मारो, कोऑर्डिनेट में चले जाओ, वहाँ पे कर लिया। जैसे मैं एक करके दिखा देता हूँ, जैसे 2 - i z
बराबर 4 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा जेड बार है। इसमें हमने क्या किया, एक्स प्लस आयोटा वाई रख दिया। ठीक है, तो 2 माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर 4 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। ये ठीक है, ये कैलकुलेट कर लो। मतलब इसका रियल पार्ट जीरो किया, इमेजिनरी पार्ट जीरो किया, अपने आप क्या होगा, इक्वेशन आ जाएगी एक्स और वाई में। तो ऐसे करके इसका इक्वेशन लिख लिया, इसका इक्वेशन लिख लिया, पहली दोनों लाइनों को सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया। सॉरी, मतलब पहली दोनों लाइनों को सॉल्व कर लिया, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे इस तीसरी लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया, सबको पहले कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज कर लिया। तो ऐसे हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 साइन कॉस और एक ये साइन, तो 2 साइन स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ऊपर एक कॉस बचा। तो अगर मैं साइन को टी रख दूं, ठीक है, अगर मैं रख दूं साइन थीटा बराबर टी, तो जो ये ऊपर कॉस बचा वो डी टी बनाने का काम आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, टी रेज़ टू पावर 6 प्लस 4 प्लस स्क्वायर, और रूट के अंदर कितना आ जाएगा, हाँ ये रूट के अंदर आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस, सॉरी 2t रेज़ टू पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 6 dt। ऐसे आ जाएगा। तो इसमें ये इस तरह का क्वेश्चन पहले भी जेई में आ चुका है। अगर मैं एक टी निकाल के अंदर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 5 3 1, अंदर स्क्वायर की तरह जाएगा तो ये हो जाएगा 2t रेज़ टू पावर 6 3t रेज़ टू पावर 4 प्लस 6t स्क्वायर dt। अब इसके डेरिवेटिव में कितना आएगा, 12t, 4t है 12, 6 दूनी 12, तो 12 तो कॉमन आ जाएगा और ये हमारा डेरिवेटिव बचा है। तो ये अगर f है तो ये f डैश हो गया, तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा इसके आगे। ये ठीक है, ये 2001 में क्वेश्चन आया था एक जेई का, उसी तरह का है, बस उसमें सीधा सीधा ऐसे लिखा था, इसने एक स्टेप आगे और लिख दिया। तो मतलब काफ़ी क्वेश्चन हमारे, अरे खत्म क्या, हाँ काफ़ी क्वेश्चन PYQ से भी आ रहे हैं। So that's it for today. I hope it will be useful for you. All the very best.